साथ संदीप सबरवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी बहुत सारे साइकिल्स देख चुके हैं और बहुत एचएनआई रिटेल के साथ काम भी करते हैं और खुद भी पुराने इन्वेस्टर हैं। संदीप, सबसे पहले मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कौन सा, पहले आप बाजार का एक स्ट्रक्चर हमें बताइए आपकी नज़र से कि हर भाव से नीचे आ रहा है, तो क्या ये कितना आपको जारी करता, कितनी गुंजाइश अभी और नीचे साइड पे आपको दिख रही है? हाँ जी, तो मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि और जो मार्केट में बहुत साइकिल्स पे होता है कि मार्केट का बॉटम जो होता है वो वैल्यूएशंस पे बनता है। तब हमें मैक्रोज नहीं देखने होते, तब हमें देखना होता है कि कितने सस्ते स्टॉक्स मिल रहे हैं और अगर सस्ते इनफ हैं तो हम लोग खरीद लेते हैं। जो टॉप है मार्केट का वो हमेशा मैक्रोज पे बनता है और उसमें जनरली एक फ्रेंजी होती है, तो या valuations हो जाते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर ना इस समय टिपिकली हमें दिखे पिछले कुछ महीनों में, और इसीलिए मैं काफी कॉशियस रहा हूँ मार्केट पे। अब अब जो सिनेरियो बन रहा है उसमें जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन्फ्लेशन का दर जो है वो हर कंट्री में बहुत बड़ा है। हर सेंटर्स जो हैं, जो पहले नोट छापने में लगे थे, उनको अब ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं और लिक्विडिटी निकालें मार्केट में से। तो इसका सीधा असर मार्केट के वैल्यूएशंस पे होता है। तो वो वैल्यूएशंस का कंप्रेशन अभी चला है और मुझे लगता है काफी ग्रोथ स्टॉक्स में ये वैल्यूएशन का कंप्रेशन आगे भी चलता रहेगा कुछ समय तक। लेकिन ये फ्रेंजी डिक्लाइन है और कहाँ तक जा सकता है मार्केट, एग्जैक्टली कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता क्या टॉप है क्या बॉटम है। लेकिन मेरा व्यू ये है कि अगर निफ्टी करीब 15,000 के आसपास हो जाता है, तो जैसे 18,000 पे परसेंट है डाउनसाइड रिस्क 15-20%, वैसे ही अगर हम 15,000 के आसपास पहुंच जाते हैं तो फिर डाउनसाइड 5% और अपसाइड अगले एक साल में 15% के आसपास का उम्मीद बन जाएगी। और वो स्तर एक रहेगा जहां पे वैल्यू इन्वेस्टर जो एक्चुअली कैश में बैठे हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने सही बात बोली कि बाजार का टॉप मैक्रो से और बॉटम वैल्यूएशन से होता है। इनफैक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने अभी देखा था जब बाजार कोविड की प्रकोप में था, विजिबिलिटी नहीं थी। इनफैक्ट मैनकाइंड की, हम सब कहाँ जाएंगे वही विजिबिलिटी नहीं थी, बट फिर भी 8,000 7,900 के आसपास से आफ्टर मार्केट रिबाउंड किया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कौन से एरियाज़ पे आपकी नज़र है जहाँ वैल्यूएशन करेक्ट होना, अच्छा करेक्शन आना शुरू हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे अगर देखें, मैं स्मॉल कैप मिड कैप की बात कर रहा था, 24 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड हो गया था प्रीमियम टू लार्ज कैप्स। अब वो 15 16 18 के आसपास आ गया है, क्योंकि टिपिकली स्मॉल कैप्स तो डिस्काउंट पे चलते हैं, लेकिन वो भी प्रीमियम पे चले गए थे। आप कौन से नज़र बना के बैठे हैं जहाँ पे वैल्यूएशन कंप्रेशन की आपको नज़र स्कोप दिख रही है इस समय? जी हाँ, ये अभी वापस जाएंगे डिस्काउंट में, ये नॉर्मल मार्केट। ओके, बेसिकली वो पॉइंट ये कह रहे थे कि वापस से डिस्काउंट पे जाएंगे और ये टिपिकली मार्केट का साइकिल है। विल ट्राई टू गेट हिम बैक, क्योंकि अभी कुछ टेक्निकल दिक्कत ही हो गई। लेकिन ये बहुत अच्छा ग्राफ हमारे डायरेक्टर साहब ने फायर किया है। ये देखिए किस तरीके से बाजार वन साइडेड स्लाइड करता हुआ नज़र आ रहा है। और वो जो विक्स का डेटा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि विक्स, ऑल राइट, हाँ संदीप आप हमारे साथ वापस आ गए, बताइए अपना पॉइंट कंप्लीट करिए। तो आपने कौन से क्षेत्र देखे? हाँ, एक तो हम बात कर सस्टेन कर सकते हैं लार्ज कैप्स के। बहुत लो इंटरेस्ट रेट जब होते हैं, यूफोरिक मार्केट होता है, तब ये सस्टेन करता है, फिर इवेंचुअली नीचे आ जाते हैं और वो हम अभी भी देखेंगे आगे होता हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मिड कैप नहीं परफॉर्म करेंगे। काफी मिड कैप्स जिनमें वैल्यूएशन कंफर्ट है, जिनमें वैल्यू है, जो कंपनी अच्छा कर रही है, वो हमेशा ऊपर चढ़ती हैं, वो भी चढ़ेगी। अभी मेरा व्यू ये है कि जैसे ये करेक्शन खत्म होगा, जो निवेशक हैं उनको थोड़ा अगर वो लार्ज कैप पे भी फोकस करेंगे तो उसमें कुछ बुराई नहीं रहेगी, क्योंकि जिन वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक्स आ जाएंगे वहां से अगर 15-20% का रिटर्न मिलता है, तो उस समय पहले लार्ज कैप पे फोकस कीजिए, फिर मिड कैप्स पे जाइए। ये बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी लार्ज कैप्स में। और ओवरऑल मेरा एक व्यू ये बहुत क्लियर है कि एक जो कमोडिटी बुल मार्केट सुपर साइकिल की बात हो रही थी, कोई सुपर साइकिल नहीं है। कमोडिटीज से दूर रहना चाहिए अभी, यहाँ पे भी और करेक्शन के अंत में भी। मेरा ये बहुत क्लियर व्यू है कि जिस हिसाब से चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, कमोडिटीज का बूम जो है
काफी खत्म है। एक रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने इनको एक आर्टिफिशियल बूस्टर एंड में दे दिया, नहीं तो पहले से ही ये गिरने शुरू हो जाती कमोडिटीज। तो यूजर इंडस्ट्रीज पे हमें फोकस करना पड़ेगा। तो जैसे मार्केट बॉटम होगा, मैं कहूँगा ऑटोमोबाइल्स, कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल जो बड़े बैंक्स हैं, इन पे इन्वेस्टर्स फोकस करें, क्योंकि ये मुझे लगता है आउट परफॉर्म करेंगे जब मार्केट की बॉटम होगी उसके बाद। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून संदीप। एक्चुअली इस सवाल मुझे आपसे यही पूछना था कि अगर आप यहाँ पर जिन साइकिल्स में हम देख रहे हैं, आप उस साइकिल के हिसाब से तो मेटल भी यहाँ से वीक लग रहे हैं, तो ऐसे में भरोसा रखना कहाँ चाहिए? तो आपने दो स्पेसेस बताए, अगर आप यहाँ थोड़ी और अपनी रैशनल भी हमसे एक्सप्लेन कर पाएं कि क्यों आपको लगता है इन स्पेसेस पर। आपने कैपिटल गुड्स कहा, ऑटो का, ऑटो भी क्या पूरा ऑटो एज अ होल पैक को आप देखेंगे, या उस पर भी आप पैसेंजर सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट अलग अलग देखेंगे? जी हाँ, तो लॉजिक ये है कि काफी ये कंपनी ने सफर किया है पिछले 2 साल में, क्योंकि कमोडिटी अप इतना स्ट्रांग था कि ये कंपनी जितना भी प्राइस इंक्रीज करती थी, कमोडिटी इनपुट प्राइसेस उससे ज्यादा चढ़ जाते थे, तो उनके मार्जिन कंटिन्यूअसली प्रेशर पे थे। ये पहला क्वार्टर था जहां हमने देखा कि कंपनीज के मार्जिन एक्चुअली जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़े बेहतर आए। और आगे मुझे लगता है कि जैसे जैसे कमोडिटी करेक्शन प्ले आउट होगी, और थोड़े प्राइसिंग एब्जॉर्ब होगी मार्केट में, तो इनके मार्जिन वापस आएंगे और वैल्यूएशंस इन स्टॉक्स के काफी चीप हैं। तो प्रेफरेंस रहेगी 4 व्हीलर स्टॉक्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे कंपनी, या प्योर प्ले कमर्शियल व्हीकल कंपनी अशोक लेलैंड या मारुति, ये प्रेफर्ड बेट रहेंगे जैसे जब हमें लगेगा कि करेक्टिव मूव खत्म हो रहा है। और 2 व्हीलर्स अभी भी मार्केट में 2 व्हीलर डिमांड पे प्रेशर है, तो मुझे लगता है कि 2 व्हीलर्स का सही समय अगले फेस्टिवल सीजन जब दिवाली आएगी उससे 1-2 महीने पहले शायद ज्यादा बेहतर समय रहेगा 2 व्हीलर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। संदीप, गुड आफ्टरनून। बाजार नर्वस कई सारे ट्रिगर्स की वजह से हो रहा है, और एक के बाद एक नर्वसनेस जो है बढ़ती जा रही है। ताज़ा जो आंकड़े इन्फ्लेशन के, यूएस इन्फ्लेशन के आते देखे, उसके बाद हमने गिरावट, कमजोरी देखी। आज इंडिया के भी सीपीआई, आईपी नंबर्स आने वाले हैं। अब आरबीआई की तरफ से भी अगर देखें तो जून मीटिंग में इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन जो है वो बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट, यील्ड्स पर इन सभी का असर कैसा होगा? देखिए, आरबीआई एमपीसी का प्रोजेक्शन बढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको ये चीज पहले ही करनी चाहिए थी। वो काफी समय तक इस चीज को इग्नोर करते रहे, और मार्केट को ये चीज पसंद नहीं है कि जब सेंट्रल बैंक रीड नहीं कर पाता कि एक्चुअली ग्राउंड पे क्या हो रहा है, तो जब वो रीड नहीं कर पाता तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रिस्क आ जाता है। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके दिमाग में वो ज्यादा प्ले आउट हो रहा है, रादर देन वो क्या प्रोजेक्शन देंगे। हमें पता है, आपको पता है, सबको पता है कि इन्फ्लेशन काफी हाई है आज के समय। तो इन्फ्लेशन नीचे आने के 2 तरीके होते हैं। एक तो डिमांड कंट्रोल हो, डिमांड थोड़ा कम हो, जो कि इंटरेस्ट रेट हाइक से होता है। और दूसरा इनपुट प्राइसेस के प्रेशर थोड़ा कम हो, जो कि जिसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लगता है दोनों का कॉम्बिनेशन प्ले आउट होगा अगले कुछ महीनों में। और लेकिन जो स्पाइक आया, अब जो नीचे आने की प्रक्रिया होगी वो स्लो होगी, क्योंकि बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी है कि प्राइसेस आर स्टिकी। सो प्राइसेस आर स्टिकी का मतलब ये है, एक बार जब वो ऊपर जाते हैं तो नीचे आसानी से नहीं आते। तो नीचे नहीं आते तो फिर वो उनको सेम लेवल पे रहना पड़ेगा कुछ समय तक, ज्यादा बढ़ना नहीं पड़ेगा, तब जाके इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी। तो ये अगले कुछ महीनों का प्रोसेस रहेगा, ये इमीडिएटली नहीं होने वाला। संदीप, मैं आपके उस पॉइंट पे वापस जाऊंगा जो आपने बोला था ऑटोज। यस, मार्जिन एक इशू थोड़ा रहा है क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते ही चले गए, लेकिन डिमांड इशू नहीं था। 8 लाख गाड़ियां अनमेट डिमांड है, बड़ी छोटी मिला के। इवन कैपिटल गुड कंपनीज कह रही हैं एक्सपोर्ट डिमांड बहुत शानदार है कैपिटल गुड्स की, और कुछ बैंक्स, पब्लिक सेक्टर 25% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो ये बात तो आपने सही कही कि बॉटम होने के अर्ली साइंस पे इन तीनों में लोड अप करिए, लेड बाय लार्ज 4 व्हीलर कंपनीज। ये जो आपने बोला कि आने वाले क्वार्टर में मार्जिन इंप्रूवमेंट हो जाएगा क्योंकि डिफ्लेट होगा कमोडिटी बूम, आपको लगता है ये 3 से 6 महीने, यहाँ से 3 से 6 महीने में ये कमोडिटी प्राइसेस का डिफ्लेशन चालू हो जाएगा? क्योंकि प्राइसेस नीचे आएंगे तो यहाँ भाव चलना शुरू हो जाएंगे, वो असली मार्जिन आने का क्वार्टरली अर्निंग में वेट नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। कमोडिटी का डिफ्लेशन ऑलरेडी शुरू हो गया। अगर हम
ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस को ट्रैक करें, अगर आप देखिए स्टील प्राइसेस जो चाइना में गिरे हैं, चाइना आज के दिन भी 60% स्टील का कंजम्पशन करता है पूरे वर्ल्ड का। एल्यूमिनियम, कॉपर में अभी भी इतनी गिरावट नहीं आई, लेकिन ऊपर से काफी डिसेंट गिरावट आई है। इशू रह जाएगा फूड प्राइस इन्फ्लेशन का ना। फूड प्राइस इन्फ्लेशन में जो यूक्रेन में हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन से काफी क्रिटिकल फूड प्रोडक्ट्स आते हैं। इंडोनेशिया ने जैसे बैन किया ऑयल का एक्सपोर्ट, पाम ऑयल एक्सपोर्ट, तो उसके कारण तो वो फूड इन्फ्लेशन का जो थोड़ा इशू है वो मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इंडस्ट्रियल कमोडिटीज का इन्फ्लेशन शायद ज्यादा जल्दी कंट्रोल में आएगा। और जो लास्ट फेज गिरावट का होता है मार्केट में, जब ये एक फ्रेंजी में मार्केट गिरती है तो वो बहुत फास्ट होता है। तो वो फास्ट मूव अभी हम देख रहे हैं, तो हमें बहुत समय मुझे नहीं लगता वेट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगले 2-3 हफ्ते में ही मार्केट का बॉटम बन जाएगा। वहां से वापिस ऊपर जो लोग कह रहे हैं कि हम वापस ऑल टाइम हाईज पे पहुंच जाएंगे, उसमें समय लगेगा। लेकिन जिन वैल्यूज पे काफी स्टॉक्स और सेक्टर्स पहुंच जाएंगे, जैसे मार्केट बॉटम होगा और जैसे पैनिक में लोग बेचेंगे, तब जो भी वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं जो कैश लेके बैठे हैं, उनको स्टॉक बहुत अच्छे लेवल्स पे मिलेंगे। मार्केट में हमने हमेशा देखा है पैनिक पे खरीदने वाले हमेशा पैसे बनाते हैं और यूफोरिया में बेचने वाले अपना रिटर्न प्रोटेक्ट कर। अगर आप यूफोरिया में सबसे बुलिश हो जाते हैं तो फिर आप पैसे नहीं ला सकते मार्केट में। एब्सोल्युटली संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए। संदीप सब्रवाल हमसे बात कर रहे थे और वो क्लियरली कह रहे थे उन्हें ऑटो